हेलो फ्रेंड, तो आज आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एचसीसी स्टार पे। आज मैं आप लोगों को फिर से बता दूं तो आप लोगों के लिए आज है 8th क्लास का 4 नंबर चैप्टर, जो कि मैं 3 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट आप लोगों का क्वेश्चन आंसर करवा चुकी थी। तो आप लोगों के लिए आज लेके आई 4 नंबर चैप्टर उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। ये 4 नंबर चैप्टर है। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में 10 मिनट के अंदर 4 चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, आप लोगों का टोटल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, जनजातीय समाज के लोग जंगल का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या उनके उद्योग को विकसित करने में भी जंगल की भूमिका थी? जनजातीय समाज के लोग जंगल का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? चलिए आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका आंसर होगा, जनजातीय समाज के लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से हो जाती थी, जैसे जलावन के लिए लकड़ियां, भोजन के लिए कंदमूल, फल, शहद और आदि, या फिर जड़ी बूटियां उन्हें आसानी से जंगल से मिल जाती थी। वे पशुपालन भी करते थे, जिनका चारा भी उन्हें जंगलों से मिल जाता था। घर बनाने के लिए लकड़ियां भी जंगल से मिल जाती थी। शहद, जड़ी बूटियां, फल भी उन्हें जंगल से ही मिल जाता था। हिरन, तितर तथा अन्य पक्षियों का शिकार भोजन के लिए करते थे, जो उन्हें जंगल से ही मिल जाते थे। देखिए, जनजातीय समाज के लोग जंगल का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? जनजातीय समाज के लोग भोजन बनाने के लिए उन्हें फल मिल ही जाता था, और लकड़ियाँ, जलावन के लिए लकड़ियाँ भी मिल जाता था। तो इनमें जनजातीय समाज के लोग अन्य प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते थे जंगल में। चलिए इसके आगे है, उनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर ही आधारित थे। उनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर ही आधारित थे। हाथी दांत, बांस तथा कुछ धातुओं पर की गई उनकी कलाकारी दूसरे समाजों में काफी पसंद की जाती थी। इसमें बोल रहा है बांस तथा कुछ अन्य धातु पर की गई कलाकारी। वो लोग क्या करते थे? बांस पर अपना कलाकारी करते थे, जो दूसरे शहर के लोगों को काफी पसंद आता था। उसके आगे है, वे रबड़, गोंद आदि भी व्यापार करते थे। बाद में उन्होंने लाख और रेशम उद्योगों को भी अपनाया था। ये सारी चीजें उन्हें जंगल से मिल जाती थी। मिल जाया करती थी। अतः जनजातीय समाज के उद्योग को विकसित करने में भी जंगल की उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला ये रहा आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 2। स्लीपर किसे कहते हैं? चलिए आप लोगों को मैं बता दूं इसका उत्तर। लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, उसे स्लीपर कहते हैं। चलिए बाबू, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 3। बेगाड़ी किसे कहते हैं? तो चलिए आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता दूं। बिना वेतन या मजदूरी के काम करने को बेगाड़ी कहते हैं। बिना वेतन या बिना मजदूरी के काम करने को बेगाड़ी कहते हैं। चलिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। ये रहा प्रश्न संख्या 4। बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं? चलिए आप लोगों को मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर होगा, कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत न चुक जाए, बंधुआ मजदूर कहलाती हैं। वैसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहते हैं। इस प्रकार के मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 5। दीकू किसे कहते हैं बाबू? चलिए आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका उत्तर होगा, आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं और उनका शोषण करते हैं। ये व्यापारी एवं बिचौलिए का काम करते थे। इन्हें दीकू कहा जाता है। आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं। आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं और उनका शोषण करते हैं, ये व्यापारी एवं बिचौलिए का काम करते हैं। इन्हें ही दीकू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 6। क्या जनजातीय विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था? इन विद्रोहों के लिए सेठ
साहूकार एवं महाजन कहाँ तक जिम्मेवार थे? कहाँ तक जिम्मेवार थे? चलिए आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता दूं तो इसका उत्तर होगा नहीं। जनजातीय विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था। नहीं, जनजातीय विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। जनजातीय विद्रोह सेठ, साहूकार एवं अंग्रेजों के अन्य बिचौलियों के भी खिलाफ था, जो उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करते थे। जो उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करते थे। सेठ, साहूकार एवं महाजन के कई भोले भाले आदिवासियों का इतना भीषण आर्थिक शारीरिक शोषण करते थे कि जनजाति समाज इनके खिलाफ और इनके सरपंच समस्त अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिए। चलिए बाबू, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 7। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार क्यों घोषित किया? बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार क्यों घोषित किया था? चलिए आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका उत्तर होगा सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उसके कुल देवता सिंगबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली थी। सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उनके कुल देवता सिंगबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली थी। उसी प्रेरणा के अनुसार बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार घोषित किया था। चलिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्या है। 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? चलिए इसका आंसर मैं बता दूं तो इसका उत्तर होगा 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर ही निर्भर था। वे जंगलों में व उसके आसपास रहते थे। वे जंगलों में और उसके आसपास भी रहते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। पशुपालन भी करते थे, जिनका चारा उन्हें जंगलों से मिलता था। पशुपालन करते थे तो उनका चारा जंगलों से भी मिल जाता था। इसके आगे है, उनके घर भी जंगल की लकड़ियों से ही बने होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि तब जनजातीय समाज अपनी आजीविका और अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगलों पर निर्भर थे। जंगल की उपयोगिता उनके सारे कामों के लिए थी। वे जंगलों पर पूर्णतः निर्भर थे। वे जंगलों पर पूर्णतः निर्भर थे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन। आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? आदिवासी जो लोग होते थे, जो जंगल में ही रहते थे, वे अपनी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? चलिए आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता दूं तो इसका उत्तर होगा आदिवासियों को खेती का तरीका बिल्कुल अलग था। आदिवासियों की खेती का तरीका बिल्कुल अलग था। चलिए पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले आदिवासी झूम खेती की विधि अपनाते थे। झूम खेती की विधि अपनाते थे और इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छाट कर साफ करते थे। जंगल के किसी भाग को काट छाट कर साफ करते थे। 2-3 वर्षों तक उस जंगल पर खेती करने के बाद जब उस जंगल की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थी। कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की जगह पर वापस जंगल उग जाता था। इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को भी कोई नुकसान नहीं होता था। इस विधि को घुमंतु कृषि विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि को घुमंतु कृषि विधि के नाम से जाना जाता है। चलिए आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों था? चलिए आप लोगों को मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका उत्तर होगा अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा लगान प्राप्त करने के फेरे में जंगलों तक भी पहुंच गए। अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा लगान प्राप्त करने के फेरे में जंगलों तक भी पहुंच गए थे। उन्होंने आदिवासियों को उनके
जमीन से बेदखल कर दिया। उन्होंने आदिवासियों को अपनी जमीन से बेदखल कर दिया, यानी वहां से हटा दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वजों ने जंगलों को साफ कर उसे खेती के लायक बनाया है। आदिवासियों मानते थे कि उनके पूर्वज जो होते थे वो जंगलों को साफ कर खेती के योग्य बनाते थे। इसके आगे है, इसलिए जमीन के मालिक वे स्वयं हैं। इसलिए जमीन के मालिक वे स्वयं हैं। इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं थी। इसके आगे है, जबकि अंग्रेजों ने नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उनके द्वारा जोती जाने वाली जमीनों को भी सरकार दस्तावेजों में दर्ज कर लिया और उनके ऊपर भी अन्य किसानों की तरह सालाना लगान की राशि तय कर दी। इसके आगे है, लगान की राशि चुकाने के लिए उनकी जमीनें नीलाम होने लगी या फिर महाजनों के कब्जे में जाने लगी। अब वे झूम खेती नहीं कर पाते थे। अलग अलग जमीनों पर खेती करने की उनको आज़ादी भी नहीं रही। सरकारी कर्मचारियों के उन तक पहुंचने का भी उन पर बुरा असर हुआ। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने से अब उनके क्षेत्रों में भी गैर आदिवासी सेठ, महाजन एवं सूदखोरों का भी प्रवेश हुआ। वे महाजन व साहूकार हमेशा इन प्रयास में रहते थे कि किस तरह इनके जमीनों को हाथी या जाए और इन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाए। इसके आगे है, अतः गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शोषण व जुल्म की नीतियों के फलस्वरूप आदिवासियों का उनके प्रतिरोध हुआ और वे शस्त्र उठाने को विवश हो गए थे। उनको मजबूर कर दिया था शस्त्र उठाने पे सरकारी कर्मचारियों ने। चलिए, हमारे ये क्वेश्चन भी 3 नंबर कंप्लीट हुआ। आज का सेशन हमारे लिए यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो फिर हम कल एक वीडियो शूट करेंगे जिसमें आप लोगों को 5 चैप्टर समझाया जाएगा। 8th क्लास का अतीत से वर्तमान, जो कि हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।